सो लेट अस स्टार्ट। हम पहली थीम शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम थीम वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे और जितने भी डेटा वेटा है सब कुछ मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या आपको याद भी रखना है। तो चलो, पहली जो हमारी थीम है जो है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल अम्पायर, ठीक है। मुग़ल अम्पायर का डिक्लाइन के बारे में हम बात करेंगे कि मुग़ल अम्पायर का डिक्लाइन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, इन सब के बारे में हम इस थीम में बात करेंगे, ठीक है। ये थीम जो है आपके पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है आपका, पॉलिसी टू पार्टीशन का भी है और ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम से भी आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं, ठीक है। भाई कोई भी आपको स्टैंडर्ड टीचर पढ़ाएगा तो शुरुआत मैक्सिमम लोग जो है वो यहीं से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अगर आप जीएस के स्टूडेंट्स हैं तो तब भी आप पॉलिसी टू पार्टीशन पढ़ेंगे, पॉलिसी टू पार्टीशन, और आप ऑप्शनल के तब भी आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पीछे एक कारण है क्योंकि जीएस के क्वेश्चन भी टेढ़े आने लग गए हैं और आपको आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा भी कि आपको ज़रूरत क्यों है पॉलिसी टू पार्टीशन की। इसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर ये सीरीज़ तो ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए है तो हम सीमित रखेंगे उस चीज़ को। अब देखो, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल अम्पायर। मुग़ल अम्पायर जो था एक वक्त पे बहुत ऊंचाइयों तक गया, हमको पता है। बट ये मुग़ल अम्पायर डिक्लाइन क्यों होता है? जो इतना बड़ा अम्पायर था, वो क्या कारण थे जिसके कारण वो अम्पायर टूट जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि भाई जो औरंगज़ेब थे अपने, औरंगज़ेब औरंगज़ेब की कुछ नीतियों की वजह से जो है चीज़ें टूट गई हैं, है ना। और औरंगज़ेब की कुछ नीति क्या है, जैसे कि वो मिलिट्री को एक्सपैंड कर रहे थे, अपने अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करके अपनी टेरिटोरियल कॉन्केस्ट कर रहे थे, ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्केस्ट कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे? वो साउथ इंडिया जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इंडिया ड्रॉ करें थोड़ा सा, ये रहा, तो वो अब डेक्कन रीजन की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है, डेक्कन रीजन की तरफ। और यहाँ पे इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी मिलिट्री। तो जब मिलिट्री लगाएंगे, जब नीचे जाएंगे तो क्या लगाएंगे भैया? पैसा लगाएंगे। जब पैसा लगाएंगे तो पैसा खर्च होगा, ठीक है। और जब इकनॉमी डाउन होगी, जब इकनॉमी डाउन होगी तो उससे आपकी पावर भी डाउन होगी, बिल्कुल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो औरंगज़ेब की हम बोल सकते हैं भाई, औरंगज़ेब की जो पॉलिसी थी कि वो बार बार जो है मिलिट्री एक्सपेंशन कर रहा था, ठीक है, वो गलत था। अच्छा, मिलिट्री एक्सपेंशन का किसी और ने नहीं किया? हाँ बिल्कुल, बहुत लोग ने भी किया यार, अशोक ने भी तो किया अपने टाइम पे, ठीक है, अकबर ने भी किया, ठीक है। तो क्या यार इनके टाइम पे डिक्लाइन क्यों हुआ भाई? आप एक्सपेंड करो बट एट वट कॉस्ट, आप किस कॉस्ट पे एक्सपेंड करोगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो भैया ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इस चक्कर में ये इनका बेड़ा गर्क हुआ और मुग़ल अम्पायर टूट गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मुग़ल अम्पायर के इंट्रिंसिक कारण थे, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक कारण, यानी कि मुग़ल अम्पायर के अंदर ही कुछ कमी थी, मुग़ल अम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही कुछ ऐसा था। मान लो ये अम्पायर है, इस अम्पायर के अंदर ही कुछ भाई झोल था ऐसा, जिसके चक्कर में ये अम्पायर टूटना शुरू हुआ, यानी कि इसकी ब्रेकिंग जो है वो अंदर से ही टूटने की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं भैया औरंगज़ेब पे ये पूरा भांडा फोड़ दो, औरंगज़ेब नहीं कि पूरा का पूरा वो किया है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में ना यही पढ़ना है, ये है और ये है। इन दो के बारे में ढंग से समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये डिक्लाइन ऑफ मुग़ल अम्पायर क्यों हुआ। अच्छा, कुछ लोग ये कारण भी बताते हैं कि भाई नो लॉ ऑफ सक्सेशन, नो लॉ ऑफ सक्सेशन, ठीक है, कि कोई सक्सेशन का लॉ नहीं था कि भैया ये राजा है इसके बाद कौन आएगा, ठीक है, ये 3 लोग खड़े हैं कौन आएगा, उसका कोई लॉ नहीं है। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो इनके बीच में राइवलरी शुरुआत होगी, है ना। तो ये सारे कारण जो है हम देखने को मिलेंगे, तो इनको ही ढंग से समझना है। बेसिकली ये दो थी, औरंगजेब ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सी पॉलिसी, और इन आंतरिक कारण क्या थे, इनको ही हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम यहाँ पे चलते हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मिलिट्री जो थी मुग़ल आर्मी की, जो मुग़ल अम्पायर था, इनकी जो आर्मी थी इसके बारे में भी थोड़ी बात करें। तो इनकी आर्मी में ना कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहे थे। इनोवेशन की बात करें, कोई इनोवेशंस नहीं थे, कोई रिफॉर्म्स जो आने चाहिए वो रिफॉर्म्स वगैरह हमको देखने को मिलती, कोई टेक्नोलॉजिकल वो सब नहीं था, ठीक है। और हमको ये सब मैं कारण लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, जो ऊपर मैंने लिखा उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। 4 होगा 5। इसके बाद हम एक कारण बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन। जैसे मान लो एक अंपायर है, इस अंपायर की अगर आर्मी वीक हो रही है, ये रही आर्मी, ठीक है, ये आर्मी वीक हो रही है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी ख़राब है, पर यहाँ पे पैसा तो है बहुत सारा, इन लोगों ने पैसा तो जमा करके रखा है, तो बाहर के लोग आएंगे अटैक करने,
तो बिल्कुल बाहर के लोग आएंगे अटैक करने, इस पर लूटपाट करने आएंगे, तो वही हुआ। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेजन भी है जिसको हम बोल सकते हैं कि जिस कारण उठा। ठीक है, मुगल की आर्मी जो वीक हो रही थी क्योंकि इसमें इनोवेशन नहीं थी, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, कौन सा कारण है एक्चुअली में, कोई एक कारण नहीं होता किसी इवेंट को हो जाने से। ठीक है, कोई भी एक कारण नहीं होता किसी भी चीज़ को हो जाने से, बहुत सारे कारण की वजह से कोई इवेंट होता है। तो ये सारे को कारण है जो हिस्टोरियन डिबेट करते हैं अपने टाइम पे। ठीक है, अब इसमें 2 स्कॉलर हैं आपको याद रखने। ठीक है, याद करने ही करने, तो मैं क्या करूँ, एक हैं हमारे सर JN, मैं स्पेलिंग सही से देता हूँ, सरकार। ठीक है, सर JN सरकार, ये बोलते हैं कि भाई पर्सनैलिटी ही खराब थी। ठीक है, यानी कि जितने भी रूलर्स आए ना, उनकी पर्सनैलिटी ही खराब थी। जो आते गए, औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद बहादुर आया, बहादुर के बाद जानदार शाह आया, जानदार के बाद फारूक सियार आया, उनकी पर्सनैलिटी ही खराब थी। और उनके जो कमांडर्स थे वो इनकम्पेटेंट थे, अरे इनकम्पेटेंट रूलर्स थे। ठीक है, कमांडर्स थे। तो सर JN सरकार हमको बोलते हैं, मतलब ये हिस्टोरियन है, इनको हमको कोट करना पड़ेगा आंसर में, कि इनके हिसाब से पर्सनैलिटी खराब थी और जितने भी कमांडर्स थे वो एबल नहीं थे। इनकम्पेटेंट का मतलब होता है एबल। ठीक है, इनकी स्पेलिंग देख लेना, इनकम्पेटेंट की क्या होती है, सिंपल होती है। ठीक है, बट एक TGP स्पेयर, एक ये आते हैं TGP स्पेयर। ठीक है, TGP लिखा है और SPEAR, TGP स्पेयर। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई रूलर तो बढ़िया थे, मतलब कि अगर आप देखो इस टाइम पे जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, एक कौन सी बात है, 18th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि यार रूलर्स ख़राब हैं। मुर्शिद कुली खान को देखो आप, इतना बड़े बढ़िया रूलर। ठीक है, ठीक है, चीन कुलिज खान हो गए, चीन कुलिज खान हो गए, ये भी बढ़िया है ना। और भी कई सारे हमको रूलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप सादत खान को देखो, सादत खान। ठीक है, और जुल्फ़िकार को देख लो, जुल्फ़िकार को देख लो, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या बेकार हैं, ये लोग बहुत बढ़िया हैं। तो अब TGP स्पेयर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि भाई ये बढ़िया लोग तो थे, इनकम्पेटेंट रूलर नहीं थे, इनकी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं थी, रूलर तो थे, बट दे वर ऑन दी सेल्फ इंटरेस्ट लाइन। वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने में लग गए थे, भाई अपना फ़ायदा देखो, है ना, अपना फ़ायदा देखिए, अपना एम्पायर बनाइए। ठीक है, तो इस कारण से हम बोलते हैं कि भाई, कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं, कुछ में कौन नाम याद रखना, सर JN सरकार, ये बोलते हैं पर्सनैलिटी दिक्कत। TGP स्पेयर, ये बोलते हैं भैया चीन कुलिज खान ये बढ़िया बढ़िया थे, बट ये लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, इतने क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, ये टर्म आपको एग्जाम में लिख के आना है, जिसको बोलते हैं मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी, ये टर्म के बारे में समझते हैं क्या है मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, ये कैसे टर्म है, हायरार्की बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो किंग हुआ, ये रहा किंग, किंग का मैं ये बना दी किंग, किंग सबसे ऊपर होगा, किंग के नीचे ना एक हायरार्की होगी, किंग के नीचे हायरार्की शुरुआत होगी, ये हायरार्की में बना रहा हूँ। ठीक है, ये हायरार्की, ये हायरार्की। ठीक है, किंग के नीचे एक हायरार्की होगी, और इस हायरार्की को बोलते हैं मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। उसमें क्या होगा कि मान लो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन, ये सब एक एक पर्सन है। तो अब ये है कि ये इस हायरार्की में एक पोजीशन पे है, ये एक हायरार्की में एक पोजीशन पे, ये एक हायरार्की में एक पोजीशन, ये सब एक अपनी अपनी पोजीशन पे है। इसको बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी का मतलब बेसिकली होता है मनसबदारी, मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, ये दोनों सेम वर्ड होते हैं, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी बोल तो मनसबदारी सिस्टम। इसमें हर एक पर्सन को, जैसे मान लो इसको बात करें हम, इसकी बात करें, तो मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, एक्स, मिस्टर एक्स। तो इन मिस्टर एक्स को क्या क्या दिया जाता है, एक रैंक दी जाती है कि आपकी ये रैंक है, रैंक। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा रैंक वो उतना बढ़िया बंदा। ठीक है, ये रैंक 1 वाले नहीं कि रैंक 1 आ गए गाइस तो हम बढ़िया हो गए गाइस, ऐसा नहीं है। रैंक अगर आपकी 100 है तो बढ़िया, 1000 है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मान लो इनकी रैंक 1000 है, 1000 का मतलब ये हायरार्की में 1000वीं रैंक पे है, यानी कि अच्छी रैंक पे है ये। ठीक है, मान लो किसी के रैंक 100 है तो 1000 से थोड़ा कम लेवल पे है, किसी के रैंक 1 है तो पे है। ठीक है, तो इनको रैंक दी जाती थी और एक हायरार्की सेटअप हो जाया करती थी यहाँ पे, और उस हायरार्की में सबसे ऊपर कौन होता था, किंग हुआ करता था। ठीक है, और एक हायरार्की सिस्टम पूरा क्रिएट था, मनसबदारी सिस्टम। इसमें 2 तरह की रैंक दी जाती थी। ठीक है, रैंक जात, एक सवर जात, सवर जात। ठीक है, रैंक जात और सवर जात। सवर जात में वो बताया जाता है कि नंबर ऑफ हॉर्समैन, नंबर ऑफ हॉर्समैन, कितने घुड़सवार आप इस्तेमाल कर रहे हो, हॉर्समैन।
अपनी आर्मी को मेंटेन करने में, वो सवर जात से कैलकुलेट की जाती थी। और रैंक जात ये आपकी पर्सनल रैंक थी, पर्सनल रैंक, ठीक है, पर्सनल रैंक थी। तो बेसिकली रैंक जात और सवर जात, दो रैंक को मिला के आपकी मनसब रैंक बनती थी, मनसब रैंक, ठीक है, मनसब रैंक। और ये रैंक जब बनती थी तो इस रैंक से डिसाइड होता था कि आपकी हायरार्की में पोजीशन क्या होगी, क्या आप सबसे ऊपर होगे या नीचे होगे, या नीचे होगे, नीचे होगे, नीचे होगे, ठीक है। ऐसे हायरार्की क्रिएट होगी ऐसे, ठीक है। जो सबसे होगा वो क्लोज, जो सबसे ऊपर होगा वो क्लोजेस्ट किसके होगा, किंग के होगा, ठीक है, किंग के होगा। तो ये हमारा मनसबदारी सिस्टम है, ठीक है। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं इसको, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। अब अगर हम ध्यान से देखें, मनसबदार, जितने भी मनसबदार होते थे, मनसबदार, ये मनसबदार को ना सैलरी दी जाती थी दो फॉर्म्स में। एक फॉर्म्स में कि भाई एक तो डायरेक्ट उनको तनख्वाह दे दो, डायरेक्ट सैलरी दे दो उनको, है ना। एक होता था कि उनको एक लैंड दे दो, ठीक है। और उस लैंड में बोला कि भैया ये लैंड है, ये रही ज़मीन, ठीक है, ये आपको ज़मीन दे रहे हैं, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करोगे ना, वही आपकी सैलरी है, यहाँ से रेवेन्यू करोगे वही आपकी सैलरी है, बच जाएगा तो हमको दे देना, ठीक है, बच जाएगा तो हमको दे देना। मतलब हमको तो देना ही देना है, हमको स्टेट को यानी कि किंग को देना ही देना है, तय है। बट आप अपनी सैलरी निकाल लेना, इतना फिक्स है, यानी कि एक्स रुपये फिक्स है इस सैलरी, इससे, और इससे आपको जो है दे लेना है। और लैंड को क्या बोलते हैं, जागीर बोलते हैं, जागीर, ठीक है, लैंड को जागीर बोलते हैं। तो आप अपनी जागीर से अपनी सैलरी निकालना, और उस सैलरी में भाई फिक्स, अपना तो फिक्स बनता है, स्टेट का फिक्स बनता है, वो हम ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो मान लो कुछ ऐसा है कि मान लो किंग है, ये किंग ए है, किंग ए है, और मान लो कोई मनसब है एम, ठीक है, ये मनसब एम है, और ये मनसब के बाद मान लो 100 गज की ज़मीन मिल गई इसको, 100 जगह लिख दिया मैंने, 100 गज, ठीक है, 100 गज की ज़मीन मिल गई इसको। अब इन 100 गज में से मान लो इसको मिल गए कुछ 1000 रुपये, ठीक है। अब ये 1000 रुपये क्या रखेगा, 1000 रुपये तो इसके पास आ गए अब, बट इस 1000 में से भी अकबर का कोई शेयर होगा, ए का, ठीक है। तो मान लो कोई ना कोई 400 रुपये शेयर है इसका, 400 रुपये इसका हो गया, और इसकी सैलरी क्या होगी, 600 रुपये हो गई। तो इंस्टेड कि ए इसको 600 दे, ये पहले यहाँ से लेगा और उस अपनी सैलरी निकाल लेगा, ठीक है। तो ये पूरा मनसबदारी सिस्टम आपको आई होप समझ में आ गया है। मैं आपको बताऊँगा मनसबदारी में झोल है बहुत बड़ा, ठीक है। अच्छा, उससे ऊपर जो हमने पढ़ा वो सब याद रख लेना भाई, जितना भी हमने ऊपर पढ़ते पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, क्या क्या कारण थे। और ये दो हिस्टोरियन के नाम, जे.एन. सरकार और टी.जी. स्पेयर, ये याद होने चाहिए, ठीक है। जे.एन. सरकार पर्सनैलिटी, टी.जी. स्पेयर सेल्फ इंटरेस्ट। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी के चक्कर में डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई है। मैं आपको क्या क्या बताया कि डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी एक्सपेंशन वाली, ठीक है, पहला। दूसरा डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इंट्रिंसिक ही पॉलिसी है, उन इंट्रिंसिक पॉलिसी है कि उनके अंदर ही झोल है, उन सिस्टम के अंदर झोल है, सिस्टम के अंदर क्या झोल है, वही मनसबदारी ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मनसबदारी ही समझ रहे हैं। इंट्रिंसिक दिक्कत है, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है, लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है, ठीक है। या उनकी जो आर्मी है वो वीक है, नो रिफॉर्म्स, नो रिफॉर्म्स, कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रखे उसके अंदर, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा, हाँ, ये अभी तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अब, ठीक है। अब इसी में यही है, किंग सबसे ऊपर है, सबको नीचे हायरार्की बनी हुई है, और हायरार्की में जो है उसको अपनी तनख्वाह भी मिल सकती है, या उसको लैंड भी मिल सकती है, और जागीर की तरह वो काम आएगा, ठीक है। अब जो जागीर भी है ना, ये जो लैंड है, क्या लैंड उसको परमानेंटली मिल गई, मान लो मिस्टर एक्स को मिली, एक्स को, क्या ये लैंड इसकी है, क्या इसके बेटे को भी ये लैंड मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। पहले जागीर समझो, जागीर क्या होता है, लैंड होता है। ये दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांसफरेबल जागीर, एक होती है नॉन ट्रांसफरेबल जागीर, ठीक है। ट्रांसफरेबल जागीर क्या होती है भैया, कि भैया ये तनख्वाह जागीर होती है, तनख्वाह, ठीक है, तनख्वाह जागीर कि इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है, मान लो मिस्टर एक्स है, ये यहाँ पर है इस वक्त, ठीक है। अब ये इससे परमानेंटली एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। एक्स की जगह कटा, इसको वाई डाल दिया यहाँ पे, राजा ने बोला भाई अब से तुम्हारी ज़मीन ये, तो ये तनख्वाह जागीर होती है, ये टेम्प्रेरी होती है किसी भी पर्सन के से रिलेटेड। एक होती है नॉन ट्रांसफरेबल, मान लो एक्स है तो एक्स की ज़मीन ये रही, एक्स की ज़मीन ये रही, एक्स का बेटा आएगा वाई, तो वाई की ज़मीन भी यही है, जेड आया जेड की ज़मीन भी यही है, इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफरेबल जागीर, ठीक है। ये नॉन ट्रांसफरेबल जागीर क्यों बनाई थी, एक तरह से वतन जागीर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये नाम याद रखना है, वतन जागीर, कि भैया ये तो हमारा वतन बन गया, वतन जागीर है, ये तनख्वाह जागीर है वतन जागीर। और वतन जागीर क्यों बनाई है, ताकि भैया मैं बढ़िया बढ़िया रूलर जो है ना, बढ़िया, जैसे एक्स बढ़िया है,
मैं चाहता हूँ कि यार एक्स को ट्रांसफ़र ना करूँ मैं, एक्स यहीं पर है मेरे साथ रहे, ये ज़मीन इसकी एक्स की है, एक्स की पूरी जितनी भी डायनेस्टी चलती आएगी वो इसी पे चलती रहेगी। तो वो वतन जाकिर है। तो हमने वतन जाकिर को क्यों लगा रखा है? क्योंकि इट इज़ अ डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है। क्या करने के काम आता है ये? टू इनकॉर्पोरेट दी पावरफुल राजा इन मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट करता है पावरफुल किंग्स को, पावरफुल किंग्स को किसके अंदर? मुगल्स के अंदर, ठीक है। तो दो तरह की हमने ये पढ़ ली। अभी मैं आपको झोल दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, अभी आपको मैं झोल दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी क्लियर है, जिसको क्या बोलते हैं? मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये फिर इसके फॉर्मूले नहीं हैं और मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद हमको ये जानने की ज़रूरत थी कि जागिर होती हैं, जागिर भी ट्रांसफरेबल जागिर, फिर नॉन ट्रांसफरेबल जागिर। नॉन ट्रांसफरेबल जागिर क्यों होती है? ये तनख्वाह होती है, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तनख्वाह बोलते हैं, याद रखना। इसको वतन बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और फिर जो मनसब में मनसब की रैंक होती है वो तो रैंक जात या सवर जात, सवर जात यानी कि नंबर ऑफ हॉर्समैन, ये हॉर्समैन, और ये पर्सनल रैंक, ठीक है, पर्सनल रैंक, ठीक है। और ये सब कुछ कि पर्सनल रैंक किसकी कितनी होगी वो डिसाइड करने वाला होता है किंग, ठीक है। यानी कि किंग जो है वो डिसाइड करेगा कि भैया ये मेरा मनसबदार बनेगा और इस मनसबदार को इतनी रैंक मिलेगी, डिसाइड करने वाले क्या है? किंग। क्योंकि भैया इसकी सवर जात जो है ये तो डिसाइड कर देगा इसके हॉर्समैन कि कितने हॉर्समैन है उसके पास जिनका वो इस्तेमाल करेगा, बट उसकी पर्सनल रैंक तो किंग डिसाइड करेगा। तो एक तरह से मनसबदारी सिस्टम क्या हुआ? क्या एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है? बिल्कुल नहीं। मेरिट बेस्ड का मतलब क्या है? इसमें भैया वो लोग आ सकते हैं जो कंपैटिबल रूलर हों, यानी कि जो एबल रूलर हों, हाँ बिल्कुल वो आ सकते हैं, बट वो किंग पे डिपेंड होगा। यानी कि एक तरह का नेपोटिज्म दिख रहा है यहाँ पे, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म कि तेरे को ले लूँगा मैं, टेंशन मत ले, तेरे को मैं मनसबदारी सिस्टम में रख के तेरे को एक ज़मीन दिलवा दूंगा, टेंशन मत ले। क्यों? क्योंकि मेरे पास है रैंक जात का पूरा सिस्टम, रैंक जात डिसाइड मैं ही करूँगा तेरी, टेंशन मत ले तू, ठीक है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? जब किंग जो है, जो किंग जो है, किंग अपनी, अगर किंग बढ़िया नहीं हुआ, मान लो किंग को इतना वो है नहीं जान पहचान कि किंग बढ़िया लोग को रिक्रूट कर पाए, तो किसी भी ऐसे फालतू लोग को रिक्रूट कर सकता है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंट नहीं होंगे। और एफिशिएंट जब वो नहीं होंगे तो उससे कोलैप्स हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि भैया मनसबदारी सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें जो बंदे आ रहे हैं सिविल सर्विस में, इनकी सिविल सर्विसेज में, वो आ रहे हैं फेवरेटिज्म से। जैसे हम सब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो यूपीएससी में जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं और मेरिट निकलती है उसके हिसाब से हम जाते हैं। बट सरकार अगर अपना फेवरेटिज्म करनी शुरुआत कर दे कि ये गवर्नमेंट है, ये बोले कि भैया हमको ये लोग पसंद नहीं आ रहे, ये पसंद आ रहे हैं, है ना, तो सरकार किसी को भी चूज़ करेगी तो उससे जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सरकार को खुद ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर हम जैसे बढ़िया लोग ना जा पाए वहाँ पे, अगर ठीक है, जो लोग डिज़र्व कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सारी दिक्कत जो है हमको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो हमको जानने की ज़रूरत है कि मान लो कि कोई रूलर है, मान लो मिस्टर एक्स ही है, ये मिस्टर एक्स जो है बहुत ज़्यादा चुल कर रहे हैं राजा की तरफ, बहुत राजा को परेशान कर रहे हैं, राजा तेरे को मार दूंगा मैं, तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। राजा इसको खुश करने के लिए इसकी रैंक बढ़ा भी तो सकता है। राजा बोलेगा टेंशन मत ले, तेरा ज़मीन इतना था ना, कल से तेरी ज़मीन इतनी और पैसा तेरे पास, ये खुश हो जाएगा, ये रिवैल्यूएशन नहीं करेगा राजा की तरफ, ठीक है। तो राजा क्या करेगा? लोग, अगर राजा वीक होगा तो राजा लोगों को खुश करने के लिए ज़मीन बांटेगा, लो ज़मीन, लो जागिर, लो जागिर, लो जागिर, लो भाई, लो फ्री में बट रही है जागिर, जागिर ले लो, जागिर ले लो गाइस, ठीक है। तो जागिर जागिर जब वो बांट देगा, उससे क्या जागीरदारी क्राइसिस हो जाएगा, यानी कि जागिर की कमी पड़ जाएगी, बांटने की कमी पड़ जाएगी। लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है ना, लैंड इज इक्वल टू लिमिटेड। जब लैंड मेरे पास लिमिटेड है तो क्या उससे हमको जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो यही हमको आगे देखने को मिलेगा, जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है। जागीरदारी क्राइसिस की लैंड बहुत सारी बांट दी, बहुत सारी बांट दी, अब लैंड तो बांट दी बट अब और बांटने के लिए है नहीं, ठीक है। तो जागीरदारी क्राइसिस ये हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया जागीरदारी क्राइसिस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जागीरदारी क्राइसिस के बारे में और ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय।